Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today we will start with chapter 5. What books and burials tell us. Books and burials हमको क्या बताते हैं? Now, what is burial? Burial is a ceremony when a dead body is put in the ground. Burial एक ऐसी ceremony है जिसमें dead body को ground के अंदर दफनाया जाता है. Now, let's start with the chapter. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही बेल बजती है स्कूल में, टीचर सब स्टूडेंट्स को बोलता है कि वो उसको फॉलो करें बिकॉज वो सब स्टूडेंट्स को पहली बार लाइब्रेरी में लेके जा रहे थे. और जब मैरी अपना पहला कदम लाइब्रेरी के अंदर रखती है तो वो देखती है कि लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है उसके क्लासरूम से. एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और वहाँ पे बहुत सारी शेल्व्स हैं जो कि बुक्स से भरी हुई हैं. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. एक कोने में एक कबर्ड था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पुरानी किताबें थी. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" What are the Vedas? Mary wondered. तो जैसे ही उसने कबर्ड ओपन करने की कोशिश की तो टीचर ने कहा कि इस कबर्ड में बहुत ही स्पेशल बुक्स है और ये स्पेशल बुक्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की है, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के लिए है. और क्या आपको पता है कि हमारे पास एक सेट है वेद्स का. बट वेद क्या है? मैरी ने सोचा. तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर वेद्स and what books and burials tell us. We will start with one of the oldest books in the world. You may have heard about the Veds. आप लोगों ने वेद के बारे में सुना होगा. There are 4 of them: Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. So there are 4 Veds: Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. Oldest Ved is the Rigved, which composed about 3500 years ago. 4 तरह के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. पर जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, जिसको 3500 years ago लिखा गया था. एंड ऋग्वेद के बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में भी रीड किया है कि जो इंडिया का आज हिंदी नेम है भारत, वो भी ऋग्वेद में से ही डिराइव किया गया है. You can refer for this in chapter 1 of history. The Rigved includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. ऋग्वेद में हजारों हिम्स हैं. हिम्स मतलब भजन है जिनको सुक्ता या वेल सेट कहते हैं. These hymns are in praise of various gods and goddesses. ये भजन अलग अलग gods and goddesses के लिए है, अलग अलग भगवान के लिए है. 3 gods are especially important, but 3 भगवान बहुत important है. First, Agni, the god of fire. Agni, the god of fire. Indra, warrior god, and Som, plant from which special drink was prepared. So 3 gods are important. 3 तरह के भगवान important है: अग्नि, इंद्र और सोम. अग्नि है गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव. इंद्र है वॉरियर गॉड. एंड सोम एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है. दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस. ये जो भजन है ये लिखे जाते थे ऋषियों के द्वारा. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Priests मतलब जो पंडित थे वो बच्चों को सिखाते थे इन हिम्स को बोलना और याद करना. याद भी करवाते थे हर एक सेंटेंस बिट बाय बिट,
हर एक सेंटेंस शुरू से लास्ट तक याद करवाया जाता था बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो। Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. ज़्यादातर hymns को लिखा और बोला और लर्न किया गया मैन के द्वारा, पर कुछ को कंपोज किया गया वुमेन के द्वारा भी। The Rigved is in old or Vedic Sanskrit, which is different from Sanskrit you learn in school these days. ऋग्वेद जो है वो बहुत पुराना है और वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कि आज वाली संस्कृत से बहुत डिफरेंट है। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक्स आजकल हम यूज करते हैं वो लिखी हुई होती है और प्रिंटेड होती हैं। पर ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। ऋग्वेद को क्या है, गाया जाता था, बोला जाता था और सुना जाता था, पढ़ने की बजाय। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago। ऋग्वेद को बहुत सालों के बाद लिखा गया, उसके बनने के बाद, और प्रिंट तो 200 साल पहले ही हुआ है। Now, Sanskrit and other languages. Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-European. Indo-European family है एक languages की, and Sanskrit उसका part है। Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri, and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. So इस Indo-European family में और कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस पर्शियन और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। इन लोगों को फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो बहुत कॉमन है। जैसे कि वर्ड्स आप देख सकते हो, मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में। तो इनके जो ओरिजिनली वर्ड्स हैं वो कॉमन है, इसलिए इनको एक ही फैमिली का ग्रुप माना जाता है, जो कि है इंडो यूरोपियन फैमिली। और जो दूसरी लैंग्वेजेस यूज होती है सब कॉन्टिनेंट में, वो अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करती है। जैसे कि दो यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में यूज होती है तिब्बतो बर्मन फैमिली, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है द्राविडियन फैमिली में। और जो लैंग्वेज बोली जाती है झारखंड में एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में, वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। अब हिस्टोरियन ने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा? क्योंकि हमने अभी देखा कि रिटन फॉर्म है जो ऋग्वेद की, वो आई है 200 years ago. So how historians study the Rigved? Historians, like archaeologists, find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigved. Historians, जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उन्होंने पास्ट के बारे में खोजा, किस चीज़ों से, जो चीज़ें रह गई थी पास्ट में, मटेरियल रिमेन्स थे उनसे, और उन्होंने लिखे हुए सोर्सेज भी देखे। तो आओ अब देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद के बारे में कैसे स्टडी की। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। सो बहुत सारे जो भजन है ऋग्वेद में वो डायलॉग की फॉर्म में भी हैं। डायलॉग मीन जैसे हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, दे आर, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स लाइक दैट। और एक हम अभी देखेंगे, विश्वामित्र ऋषि और दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच में कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स विच इज कंसिडर्ड एज अ हिम। और ब्यास और सतलुज को गॉडेसेस की तरह वर्शिप किया जाता था। Now let's see विश्वामित्र and the rivers conversation. विश्वामित्र जी कहते हैं, O rivers, come down from the mountains like two swift horses.
like two shining cows that lift their calves. विश्वामित्र कहते हैं नदियों को कि आप नीचे आओ, माउंटेन से नीचे आओ, जैसे कि घोड़े दौड़ते हैं बहुत तेज, जैसे कि दो गाय अपने बच्चों को चाटती हैं, इतनी तेज आप नीचे आओ. यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी. आप ऐसे चल रहे हो जैसे आप रथ चला रहे हो समुद्र के अंदर. थ्रू द पावर ऑफ इंद्र. इंद्र भगवान की पावर से. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर. आप दोनों नदियां पानी से भरी हुई हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो. फिर द रिवर्स. द रिवर हियर्स आर ब्यास एंड सतलुज. क्या कहते हैं? We who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? नदियाँ कहती हैं हम दोनों जो कि पानी से भरी हुई हैं उसी पाथ में, उसी रास्ते जाती है जो कि भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, और एक बार हम बहती हैं तो हम रुक नहीं सकती. आप हमसे क्यों प्रे कर रहे हो? और ऋषि आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? विश्वामित्र जी कहते हैं ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी. द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज chariots and carts, let your waters not rise above our axles so that we can cross safely. वो क्या कहते हैं? ब्यास और सतलुज नदियों को अपनी बहनों की तरह मानते हैं. कहते हैं ओ मेरी बहनों कृपया मेरे को सुनो, जो कि एक सिंगर आया है बहुत दूर से अपने रथ पे, अपने कार्ट्स पे. आप हमें आराम से क्रॉस करने दीजिए ये नदियाँ आपकी ब्यास और सतलुज, और अपने बहाव को तेज मत करिए. फिर ब्यास और सतलुज क्या कहती है? द रिवर सेड वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. हम आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हम आपको आराम से जाने देंगे. So, historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why rivers are compared to horses and cows. तो historian इस हिम से क्या पता करते हैं कि ये हिम उस एरिया का है जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं. और वो क्या बताते हैं हमको इस हिम के थ्रू कि जो ऋषि जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे हॉर्सेस और काउस की बहुत वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गोर्जस जैसी नदियों को, रिवर्स को कंपेयर किया है हॉर्सेस एंड काउस से. Other rivers, especially the Indus and its tributaries and Saraswati, are also named in the hymn. कुछ दूसरे हिम्स हैं ऋग्वेद में, उनमें भी रिवर्स इंदस और उनकी ट्रिब्यूटरीज को एंड इवन सरस्वती रिवर को भी नेम किया गया है. गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वन. पर गंगा और यमुना नदी का नाम केवल एक बार आया है. Cattle, horses and chariots. There are many prayers in the Rigved for cattle, children and horses. ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स है रिलेटेड है जो कि कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस से. Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. Horses को रथ के साथ बांध दिया जाता था जो कि लड़ाई में यूज होते थे, और ऐसी लड़ाइयाँ जिनमें वो कैटल को कैप्चर करते थे, बंदी बनाते थे कैटल को, मेल एंड फीमेल बोथ काउस. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. लड़ाइयाँ होती थी बहुत अलग अलग तरह की, जैसे कि ज़मीनों के लिए, ज़मीनें जो कि इम्पोर्टेंट होती थी पशु को पालने के लिए उनके चारे के हिसाब से, और कुछ क्रॉप्स उगाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसी लैंड के लिए जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से जल्दी उगती थी जैसे कि बार्ले, और कुछ लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए. सो लड़ाइयाँ बहुत ही अलग अलग तरह की थी जो कि उस टाइम पे होती थी.
Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests, and rest was distributed amongst the people. जो भी चीजें बैटल से वो जीतते थे वो सब चीजें लीडर्स रखते थे अपने पास और उनमें से कुछ पोर्शन वो दे देते थे पंडित को या ब्राह्मण्स को और बाकी सब लोगों के बीच में बांट दिया जाता था. Some wealth was used for the performance of yajna or sacrifices in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases animals. तो कुछ वेल्थ से वो लोग यज्ञ परफॉर्म करते हैं. यज्ञ हम कह सकते हैं इन द लोकल लैंग्वेज हवन, जो कि भगवान के लिए किया जाता था और इसमें घी, ग्रेन और कभी कभी एनिमल्स का भी यूज होता था. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. ज़्यादातर आदमी इन wars में हिस्सा लेते थे और उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, पर असेंबलीज होती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और लड़ाई के मैटर्स को डिस्कस करते थे और शांति के बारे में भी डिस्कस करते थे. वो अपने लीडर्स भी चूज करते थे जो कि बहुत बहादुर वॉरियर्स होते थे और बहुत स्किल्ड होते थे, उनको वो एज अ लीडर मानते थे. अब पहले क्या वर्ड्स यूज होते थे पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए? वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. There are several ways of describing people in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज होते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि उनके काम के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उस हिसाब से कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है, एंड एज वेल एज कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या वो यूज करते हैं, उस हिसाब से भी उन लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था. There are two groups who are described in terms of their work, Brahmins and Rajas. दो ग्रुप में उनको डिस्क्राइब किया गया था, एक था ब्राह्मण ग्रुप और एक था राजा ग्रुप. ब्राह्मण ग्रुप वो ग्रुप हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, वो उनको डिस्क्राइब किया जाता था ब्राह्मण. और जो राजा थे उनको अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था. राजा के पास कोई कैपिटल सिटीज नहीं थी, पैलेसेस नहीं थे और वो टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे उस टाइम पे. और जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एट राजास. जो राजा का बेटा था उनको राजा की गद्दी भी डायरेक्टली नहीं मिलती थी. Two words were used to describe people or community as a whole. One was the word jan, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya comes from wish. दो और वर्ड यूज किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए. एक था जन जो आप आज भी हम यूज करते हैं और एक था विश जिसको वैश्य भी बोला जाता है. Several wish or jan were mentioned by name. So we find reference to Purjan और Purvish, Bharatjan और Bharatvish, Jadujan और Yaduvish and so on. बहुत सारे विश और जन मेंशन किए गए हैं अब उनके नाम के साथ, तो हम अलग अलग रेफरेंस देख सकते हैं जैसे कि यदुजन, भारतजन, भारतविश, पुरुजन, पुरुविश. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent Dasas or Dasyus. कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जिन्होंने ये भजन कंपोज किए हैं, लिखे हैं, गाए हैं, वो खुद को आर्य बुलाते हैं और बाकी सब लोगों को डिस्क्राइब करते हैं दास बोल के या फिर दस्यूस बोल के. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया है पर अलग अलग लैंग्वेज जरूर बोलते हैं. टर्म दास केम टू मीन स्लेव. थोड़े वक्त बाद ये समझ में आया कि जो दास शब्द है उसका मतलब होता है स्लेव.
Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as a property of their owners who could make them do whatever work they wanted. Slaves आदमी भी होते थे, औरत भी होती थी, जिनको कि बंदी बनाया जाता था लड़ाई के दौरान, और उनको खुद की प्रॉपर्टी की तरह यूज करते थे उनके मालिक, ताकि who could make them do whatever work they wanted, और उनके मालिक उनसे कुछ भी काम, कैसा भी काम करवाते थे एंड वो मना नहीं कर पाते थे. While the Rigved was being composed in northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. ऋग्वेद को सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट की साइड में कंपोज किया गया था, लेकिन बाकी जगह पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही थी उस टाइम पे. Now let's see. Silent Sentinels, the story of the megalith. अब मेगालिथ क्या है? Megalith is a large stone which has been used either alone or together with other stones to create a structure or statue. मेगालिथ एक बहुत बड़ा स्टोन है जिनको यूज किया गया है या तो अकेले या फिर बाकी अलग अलग स्टोन्स के साथ, ताकि एक स्ट्रक्चर या फिर एक स्टैच्यू बना सके. These stone boulders are known as megaliths. ये इमेज हमको दी गई है. इस मेगालिथ टाइप को बोलते हैं सिस. एंड ये जो स्टोन बाउल्डर, ये है स्टोन बाउल्डर. These stone boulders are known as megaliths. ये बड़े बड़े स्टोन है जो, इनको बोला है स्टोन बाउल्डर, इनको बोलते हैं मेगालिथ्स. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. तो इन मेगालिथ्स को लोगों के द्वारा अच्छे से एक अरेंजमेंट में रखा जाता था ताकि वो ब्यूरियल साइट्स को मार्क कर सके, एक निशान लगा सके ब्यूरियल साइट्स के लिए. और ये प्रैक्टिस कब शुरू हुई? 3000 साल पहले. और ये कहाँ कहाँ पे प्रेवलेंट थी, कहाँ कहाँ मेनली देखने को मिली? वो मिली देखने को डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में एंड कश्मीर में. कुछ हमको इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स दिखाई गई है पेज 14 के मैप नंबर 2 में. सो लेट्स सी द मेगालिथिक साइट्स in map 2, which is some important archaeological sites. We will go to map 2 now to see the megalithic sites. You can see this map also in the video of chapter 2 of history. And you can even now also take a screenshot of the map which we will see. This is the map and you can even take a screenshot of the megalithic sites. So the megalithic sites which we can see in the map are with the green color. There are two sites we can see, Brahmagiri and Adichanallur. We can see the two sites, Brahmagiri and Adichanallur. You can see with green color megalithic sites. Brahmagiri and Adichanallur are two megalithic sites which we can see in our map. Now let's go to our chapter. So now we have seen two megalithic sites on the map. Next, while some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground. कुछ megalith को surface पे
देखा गया है और बाकियों को माना जाता है कि वो सब अंडरग्राउंड है। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. कभी कभी ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू कि कुछ अंडरग्राउंड है एंड कुछ सरफेस पे है, क्योंकि कभी कभी लार्ज स्टोन देखा गया है ग्राउंड पे, जिससे ये समझ में आता है कि ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड है। All these burials have some common feature, और सभी ब्यूरियल चाहे वो सरफेस पे है चाहे वो अंडरग्राउंड है उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. तो क्या कॉमन फीचर्स है इन सब ब्यूरियल्स के कि जो आदमी मर जाता था उसके साथ अलग अलग पोट्स रखे जाते थे जो कि ब्लैक एंड रेड वियर के थे, और कुछ टूल्स और वेपन्स भी, कुछ हथियार कुछ टूल्स रखे जाते थे जो कि लोहे के आयरन के बने हुए होते थे, और कभी कभी घोड़ों के स्केलेटन देखने को मिले, घोड़ों के इक्विपमेंट देखने को मिले, और ज्वेलरी मिली देखने को स्टोन और गोल्ड की। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हॉर्स इक्विपमेंट्स। दिस इज एन इमेज ऑफ horse equipment. This is an image of axes and this is a dagger, tools and weapons which were found at that time. Horse equipment, axes and dagger. Finding out about social differences. Archaeologists think that objects found with the skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्केलेटन मतलब मरे हुए इंसान के साथ पाए जाते थे वो सब उसी के थे, और कभी कभी एक ग्रेव में कम ऑब्जेक्ट होते थे और दूसरे में ज़्यादा, मीन्स एक कबर में कम ऑब्जेक्ट्स मिलते थे और दूसरे में ज़्यादा। फाइंड ब्रह्मागिरी। नाउ वी विल फाइंड ब्रह्मागिरी। Let's see Brahmagiri in map. So now we came here at map 2 with some important archaeologist sites, and now we will see here Brahmagiri. So here it is Brahmagiri. As we seen earlier, Brahmagiri as a megalithic site. Now let's go to our chapter 5 of history. So अभी हमने देखा ब्रह्मागिरी मैप में। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others followers. तो ब्रह्मागिरी में एक स्केलेटन को देखा गया जिसको ब्यूरी किया गया 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल के साथ। सो 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल एंड 1 कॉन्च शेल, और बाकी स्केलेटन के पास देखे गए केवल कुछ पोर्ट्स। इससे क्या समझ में आता है कि लोगों के स्टेटस में डिफरेंस था उस टाइम में जिनको ब्यूरी किया जाता था। उनके ब्यूरी प्रोसेस से ये समझ में आया कि कुछ लोग रिच थे, कुछ पुअर, कुछ चीफ थे तो कुछ फॉलोअर्स, बिकॉज जो भी चीज़ें उनके आसपास देखी गई ब्यूरी समय पे उस टाइम से ये समझ में आता है कि स्टेटस का डिफरेंस उस टाइम पे देखा गया था लोगों के बीच में। Were some burial spots meant for certain families? क्या कुछ ब्यूरियल जगह थी वो कुछ अलग अलग फैमिलीज के लिए अलग अलग थी? Sometimes megaliths contain more than one skeleton. मेगालिथ साइट्स में एक जगह पे कई बार अलग अलग स्केलेटन्स देखे गए हैं, एक से ज़्यादा स्केलेटन्स एक ही जगह पे।
These indicate that people perhaps belonging to same family were buried in the same place though not at the same time. ऐसा माना जाता है कि लोग एक ही फैमिली को जो बिलोंग करते थे उनको एक ही जगह पे दफनाया गया, ब्यूरी किया गया, पर अलग अलग समय पे. The bodies of those who died later were brought into the grave through the porthole. जिन लोगों की बॉडीज थी जो बाद में मरे उनको ग्रेव कब्र लाया गया, कब्र में दफनाया गया पोर्ट होल्स के थ्रू. पोर्ट होल मतलब एक ओपनिंग रख दी जाती होगी उस टाइम पे, उस ओपनिंग के थ्रू उनको लाया जाता था और दफनाया जाता था एक ही जगह पे. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. तो स्टोन के सर्कल्स या बाउल्डर्स बनाए जाते थे और उनको माना जाता है कि वो एक मार्किंग की तरह एक्ट करते थे ताकि लोगों को पता चल सके वो मार्क देखकर कि ये एक ब्यूरियल साइट है और वो जहाँ जब भी आना चाहे आ सकते हैं. अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगांव. अब एक स्पेशल ब्यूरियल देखा गया इनामगांव, पर उससे पहले हम देखते हैं अपने मैप में कि कहाँ पे है इनामगांव. So this is our map 2. Here we will see Inamgaon. Here it is Inamgaon, which is located on river Ghor, which is the tributary of Bhim. You can even take a screenshot. It is an early village site which we can see from here. See, it is Inamgaon is an early village site and is one of the important archaeological sites. Now we will move towards our chapter 5. Now as we've seen Inamgaon on map 2, let's start with the special burial at Inamgaon. It is a site on river Ghor, tributary of Bhim. रिवर घोर पे ये साइट अवेलेबल है जो कि भीम की एक ट्रिब्यूटरी है. इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with head towards the north. यहाँ पे क्या देखा गया कि जो कि अडल्ट थे उनको ब्यूरिड किया गया ग्राउंड के अंदर, सीधा लेटाया गया और उनके सर को नॉर्थ साइड की तरफ रखा गया. समटाइम ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज. ऐसा भी देखने को मिला कि जो ब्यूरियल्स किए गए वो घरों के अंदर भी किए गए. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. और जो मर चुका आदमी है उसके साथ कंटेनर्स या वेसल्स फूड और वाटर के भर के भी रखे गए. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house in center of the settlement. तो उस टाइम पे ऐसा भी एक आदमी देखा गया जिसको एक बहुत बड़े 4-legged क्ले में ब्यूरी किया गया, वो भी कोर्टयार्ड में 5-room हाउस, एक ऐसी ओपन जगह में जो कि सराउंडिंग थी 5 रूम्स के साथ इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट. कोर्टयार्ड मीन्स ओपन एरिया इन द हाउस एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस था उस टाइम पे. दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी. इस घर में ग्रेनरी भी थी, मीन्स ग्रेन्स रखने के लिए स्टोर हाउस भी था अलग से. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन. और बॉडी को प्लेस किया गया था क्रिस क्रॉस पोजिशन में. क्रिस क्रॉस पोजिशन लाइक जैसे हम ग्राउंड पे बैठते हैं उस टाइप की पोजिशन पे, क्रॉस लेग पोजिशन. नाउ व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस. स्केलेटन से जो स्टडी करते हैं वो हमें क्या बताती हैं. It is easy to make out skeleton of child from its small size. However, there are no major differences in bones of a girl and boy. स्मॉल साइज का स्केलेटन देख के हम बता सकते हैं कि ये एक बच्चे का स्केलेटन है, पर हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिले कि ये गर्ल का स्केलेटन है या फिर बॉय का स्केलेटन है. Sometimes people decide on the basis of what is found with skeleton.
कई बार लोग डिसाइड कर लेते हैं कि स्केलेटन के साथ क्या चीजें पाई गई हैं कि ये मेल का है या फिर फीमेल का. इफ अ skeleton is found with jewelry, it is thought to be that of a woman. However, there are problems with this also. Often men also wore ornament. अगर ज्वेलरी के साथ स्केलेटन पाया गया, गहनों के साथ गया, तो ऐसा माना जाता था कि ये औरत का है. पर ये भी बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैन को भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ देखा जाता था. A better way of figuring out sex of a skeleton is to look at the bone structure. The hip or pelvic area of woman is generally larger to enable childbearing. पर जो उन्होंने बेटर वे निकाला ये जानने के लिए कि ये मैन है या वुमेन है, तो उन्होंने बोन के स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया. जो हिप और पेल्विक एरिया था वुमेन का, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था एज कंपेयर टू मैन. These distinctions are based on modern skeletal studies. जो आज की skeletal studies है उसके बेसिस पे ये distinction किया गया. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. लगभग 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, और उन्होंने एक बुक लिखी मेडिसिन पे जिसका नाम रखा गया चरक समित. There is case that human body has 360 bones. This is a much larger number than 200 bones that are recognized in modern anatomy. तो उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें 360 बोन्स है, बट ये बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू टूडेज मॉडर्न एनाटॉमी. Charak arrived at this figure by counting teeth, joints and cartilage. चरक इस फिगर पे 360 बोन्स फिगर पे कैसे पहुंचे? क्योंकि उन्होंने उसमें teeth, joints and cartilage means a flexible connective tissue, उसको भी काउंट कर लिया. Now occupations at Inam Gaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. आर्कियोलॉजिस्ट को बीज मिले किस के? वीट के, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सेसमी के. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. बोन्स मिली बहुत सारे एनिमल्स की और उनपे कट मार्क्स भी मिले, जिनसे ये समझा गया कि इन एनिमल्स को एज अ फूड यूज किया गया था. और इन एनिमल्स में थे, दीज इंक्लूड कैटल, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हियर एंड मुंगूस. ये सब एनिमल्स को देखा गया विद कट मार्क्स एंड दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड. और ऐसा माना जाता है कि शायद इनको खाने की तरह उस समय यूज किया गया होगा. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. और उस समय पे जो फ्रूट्स देखने को मिले वो थे बेर, आमला, जामुन, खजूर और बहुत अलग अलग तरह की बेरीज. So this was about how books and burials tell us. Now, elsewhere, अब वर्ल्ड में कहीं और पे भी कुछ हो रहा था उस टाइम पे. So around 3,500 years ago we find some of first evidence of writing in China. So 3500 साल पहले 3,500 years पहले एक एविडेंस मिला राइटिंग का चाइना में. These writings were on animal bones. ये सब जो लिखा गया था वो एनिमल बोन्स पे लिखा गया था. These are called oracle bones because they were used to predict the future. और इन बोन्स को ऑरेकल बोन्स कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन बोन्स से फ्यूचर का पता लगाया जा सकता है, प्रिडिक्शन की जा सकती है. किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन बोन्स. किंग्स स्क्राइब्स को बुलाते थे ताकि वो अलग अलग क्वेश्चन लिखे बोन्स पे, जैसे कि क्या किंग्स बैटल में जीतेंगे, क्या हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, क्या उनके बेटे होंगे. The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. फिर उन बोन्स को फायर में डाला जाता था, आग में डाला जाता था और फिर वो क्रैक होती थी हीट की वजह से. Then fortune tellers
studied these cracks and tried to predict the future. जो fortune, जो future बताते थे वो लोग इन cracks की study करते थे और फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते थे। और ऐसा माना जाता है कि कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती थी बिकॉज कुछ भी एक्यूरेट नहीं था। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज, और ये किंग्स रहते थे बड़े बड़े पैलेसेस में जो कि सिटीज में सिचुएटेड थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स। तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वेल्थ कलेक्ट की थी जिसमें ज़्यादातर थे बहुत बड़े बड़े डेकोरेटिव ब्रॉन्ज वेसल, कांसे के जो जार्स थे, कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा, उसके वेसल्स थे। पर इन लोगों को ये डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, बट इन वहाँ पे उस चाइना में उस टाइम पे लोहे का यूज कैसे होता था वो कोई भी नहीं जानता था। एंड वी हैव सीन द यूज ऑफ आयरन in megalith time also. So here we finish our chapter 5 of history class 6. I hope you understand everything, but still if you have any doubts you can ask me in the comment section. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Lifelines, and also like, comment and share. Thank you for watching.